गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्माइलिंग सन। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके। तो अभी रिसेंटली नासा ने अपने ट्विटर हैंडल से सन की एक स्माइलिंग फ़ोटो जो है वो शेयर की है। तो स्माइलिंग कैसे है हम वो देख लेते हैं। तो नासा का सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी है, उसने ये इमेज जो है वो शेयर किया है। तो इसमें हुआ क्या है कि जो कोरोनल होल्स हैं सन के, वो इस तरह से डिज़ाइन हुए पड़े थे कि जिससे जब सन की फ़ोटो खींची गई तो ऐसा लगा कि जैसे सन स्माइल कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये स्माइलिंग सन की एक तरह से फ़ोटो कैप्चर हो गई है। तो कोरोनल होल्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं हम। तो जो ऐसे रीजन सन के सरफेस पे जहाँ पर जो सन का मटेरियल है वो थोड़ा सा कम है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर जो है उनका कम है, और वो इसकी वजह से जो है थोड़े से डार्क दिखते हैं। वो इतना ज़्यादा जो है गैस या फिर लाइट एमिट नहीं करते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द सन, जो वो रीजन है वो थोड़ा सा डार्क दिखता है। तो अब सोचो आपकी बाकी पूरे सन जो है वो लाइट, उससे लाइट एमिट हो रही है, और इधर थोड़ी सी डार्कनेस है इस रीजन में। तो एक तरह से वो आईज़ का और जो है लिप्स का जो है वो का एक पैटर्न सा ऐसा बन गया था कि देखने में लग रहा था कि जैसे सन स्माइल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपके सन के जो ये कोरोनल होल्स होते हैं, ये एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। ठीक है, तो ये बार बार चेंज होते रहते हैं। कभी कोई एरिया सन का डार्क हो जाएगा, कभी कोई सन एरिया का एरिया डार्क हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि परमानेंट मार्क्स है सन के ऊपर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई यूनिक फिनोमेना भी नहीं है। ये बार बार चेंज होते रहते हैं, कभी किसी साइड कभी किसी साइड, ये पैटर्न्स बनते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी हमारे लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इसको थ्रू आउट द ईयर जो है वो स्टडी करते रहते हैं कि कहाँ पर ये पैटर्न्स बन रहे हैं, कहाँ पर जो है सन के जो है ये डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 2016 में लगभग 6 से 8% जो है टोटल सोलर सरफेस जो है वो थोड़ा डार्क पाया गया था। वहाँ पर ये कोरोनल होल्स देखे गए थे। तो वो सबसे ज़्यादा अभी तक का जो है वो कोरोनल होल्स जो है वो देखे गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वो एरिया होता है सन का जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोर अप हो जाते हैं, और जो है वो एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे कई बार जब ये जो है सोलर स्टॉर्म्स भी छोड़ देते हैं, ये सोलर इजेक्शंस जिनको हम कहते हैं, और वो हमारे जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। तो बेसिकली इसको हम जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म भी कह देते हैं, जब वो हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। तो हमारे जो ये जब भी ऐसा होगा, हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब भी इसकी इंटरेक्शन होगी, सोलर विंड्स की या सोलर स्ट्रीम्स की या सोलर स्टॉर्म्स की, जिन जो भी आप कह सकते हो इनको, तो उससे होगा क्या कि हमारे जो मैग्नेटोस्फेयर है उसमें मेजर डिस्टर्बेंस आएगी। जब डिस्टर्बेंस आएगी तो उससे होगा क्या कि जैसे हमारे जो रेडियो या जीपीएस सिग्नल्स हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर डिपेंडेंट हैं, वो सफ़र करने लगते हैं और वो डिसरप्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो साल में या 2 साल में आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आप कभी जब समझ लो कि टीवी भी ऑन करते हो, डीटीएच अगर आप अपना ऑन करते हो, तो उसमें कई बार आता है ना कि सन की पोजीशन की वजह से जो है ऐसा नहीं हो पा रहा है, या इवन आपका जो है सिग्नल्स रिसीव नहीं कर पाते हो। अपार्ट फ्रॉम जो यूजुअल आपका जो क्लाउडी वेदर की वजह से कई बार होता है, बट आप नॉर्मल भी आप कभी देखोगे, कभी कभी ऐसा होगा कि जो है आपके सिग्नल जो है वो नहीं आ पा रहे होते हैं। ठीक है, सो ये उसका रीज़न हो सकता है, बट मोस्टली ये फिनोमिना जो है आपको नदर्न कंट्रीज़ में देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं AD-1 मिसाइल। तो डीआरडीओ ने रिसेंटली मेडन फ्लाइट टेस्ट किया है फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का, और APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से जो है ये टेस्ट की गई है। ठीक है, तो बेसिकली आपके सिक्योरिटी टॉपिक के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक दोनों जगहों पर जो है ये आपकी ये बैलिस्टिक मिसाइल पहुंचकर अटैक कर सकती है। तो बेसिकली ये क्या कर रही है, एयर डिफेंस सिस्टम है ये। ठीक है, समझ लो दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए या कोई मेजर सिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है सोचा कि हमको ऐसी मेजर सिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है चाहिए, जो हमारी सिटीज़ को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली यही आपका जो है बैलिस्टिक डिफेंस जो है सिस्टम, आपका जो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम चलाया गया, और साल 2000 में कारगिल वॉर के टाइम पर ये रियलाइज़ हुआ था। तभी जो है ये इसको बनाना शुरू किया गया। शुरुआत में प्लान तो ये था यूपीए गवर्नमेंट का कि हम 4 साल में इसको ख़त्म कर देंगे इस प्लान को बनाकर, बट इतना डिले हुआ कि जनवरी 2020 में जाकर पहला फ़ेज़ कंप्लीट हुआ है, और अब ये सेकंड फ़ेज़ इसका शुरू हुआ है। तो जैसे यूएस के पास थार्ड सिस्टम्स हैं, ठीक है, आपको पता होगा ना, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल, वैसे इंडिया जो है अपना ये AD-1 और AD-2 जो है इसको बनाना चाह रहा है अपनी की सिटीज़ को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मानगढ़ धाम। तो ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है।
तो अभी मानगढ़ धाम जो है, पीएम मोदी जो है उन वहाँ पर गए और उन्होंने मानगढ़ धाम को, जो कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान के, जो एक ट्राइबल डेस्टिनेशन है, उसको कहा है कि ये हमारा एक नेशनल मॉन्यूमेंट है। ठीक है। तो ये राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर पड़ता है। यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने 1913 में मैसेकर किया था ट्राइबल्स का, भील ट्राइबल्स का, और इसीलिए इसको हम सिंबल ऑफ ब्रेवरी और सेक्रीफाइस भी मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये आपके क्योंकि बॉर्डर पर पड़ता है, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की शेयर्ड हेरिटेज है ये। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इसको रिवाइव किया जाएगा, इस जैसे जलियांवाला बाग को रिवाइव किया गया था वैसे ही इसको भी रिवाइव किया जाएगा। तो नवंबर 1913 में हुआ क्या कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो है उन्होंने भील प्रोटेस्टर जो है वो बॉन्डेड लेबर के खिलाफ अबॉलिश करने के लिए जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने 1500 भील ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के ऊपर जो है ये फायरिंग करके उनको मार दिया था। तो उस मूवमेंट को लीड कौन कर रहा था? गुरु गोविंद गिरी जी। ठीक है। तो वो अभी भी उस एरिया में वो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लीडर जो है वो माने जाते हैं। 1952 में उनके नाम पर एक एनुअल फेयर भी चलाया गया गुरु गोविंद जी गिरी के नाम पे। तो हम ये देख लेते हैं भील ट्राइब के बारे में भी देख लेते हैं। तो भील ट्राइब जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब है इंडिया में। तो ये राजस्थान, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और बिहार में जो है के पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। और ये बाय रिलीजन जो है हम ये हिंदूज़ हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इश्यूज ऑफ आंध्र प्रदेश 3 कैपिटल्स। आपके गवर्नेंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है करंटली, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ किया। रिक्यूज़ मतलब उन्होंने कहा है कि मैं इस केस को नहीं सुन सकता बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। ठीक है। तो रीज़न भी देखते हैं कि क्या है। तो एक्चुअली क्या है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो चाहती थी कि 3 कैपिटल्स जो है स्टेट में बनाई जाए। लेकिन उस समय पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को इस मुद्दे के ऊपर लीगल एडवाइस जो दे रहे थे वो आज इस टाइम पर हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं इस केस को नहीं सुन सकता बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले इस केस में गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा था, तो मैं उन्हीं का केस कैसे सुन सकता हूँ। ठीक है। तो आपको पता है ऑफ कोर्स कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में पास हुआ, तेलंगाना को अलग स्टेट बनाया गया। शुरुआत में कहा गया था कि दोनों की कैपिटल सेम होगी, हैदराबाद 10 साल के लिए। 10 साल कंप्लीट होने के बाद तेलंगाना की कैपिटल बन जाएगी हैदराबाद, और 10 साल के बाद आंध्र प्रदेश जो है वो अपनी अलग कैपिटल बना लेगा। ठीक है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई जिसमें जो कि होम सेक्रेटरी के शिवा रामाकृष्णन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। तो इसमें कहा गया कि एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच हमको फॉलो करनी चाहिए आंध्र प्रदेश में, और 3 जोन्स में कैपिटल बनानी चाहिए। मतलब असेंबली एक सिटी में हो, सेक्रेटरीट एक सिटी में हो, चीफ मिनिस्टर का ऑफिस या फिर जो गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग होती हैं वो एक सिटी में हो। ठीक है। सो या फिर एक ही सिटी में हो और लेकिन अलग 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 जगह डिसेंट्रलाइज उसको कर दो। ठीक है। तो अब हुआ क्या, बाद में जो है सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई, वहाँ पर दोबारा टीडीपी की गवर्नमेंट आई आंध्र प्रदेश में। तो उन्होंने अपनी कैपिटल को हैदराबाद से शिफ्ट करके अमरावती में कर लिया। अमरावती में किया, लेकिन रिकमेंडेशन तो शिवा रामकृष्णन कमेटी की क्या थी कि 3 अलग अलग होनी चाहिए। मतलब असेंबली के लिए अलग, सेक्रेटरीट के लिए अलग, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए अलग। तो बेसिकली उस रिकमेंडेशन को नहीं माना गया और अमरावती को कैपिटल बनाकर उसकी डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी गई। उसके लिए इवन जो फार्मर्स हैं उनसे 33,000 एकड़ का फर्टाइल लैंड भी ले लिया गया एपीसीआरडीए द्वारा। एपीसीआरडीए क्या है? आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। जिस अथॉरिटी को ये जिम्मेवारी दी गई कि आपको अमरावती को एक कैपिटल बनाना है, तो उन्होंने 33,000 एकड़ का फर्टाइल लैंड जो है फार्मर से खरीद भी लिया अंडर लैंड पूलिंग सिस्टम। ठीक है। अब लेकिन क्या हुआ, उसके बाद टीडीपी गवर्नमेंट भी चली गई। अब वाईएसआर रेड्डी जी की गवर्नमेंट आई है। तो वाईएसआर रेड्डी जी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उस पुराने आइडिया को रिवाइव कर दिया। उन्होंने कहा कि अमरावती नहीं, अब 3 कैपिटल्स होंगी, विशाखापट्टनम जहाँ पर जुडिशरी होगी मतलब हाई कोर्ट होगा, कुरनूल जहाँ पर जो है जो आई एम सॉरी विशाखापट्टनम होगी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, मतलब जहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस या फिर गवर्नमेंट होगी। जुडिशियल कैपिटल होगी कुरनूल जहाँ पर मतलब आपका हाई कोर्ट होगा, और अमरावती में आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल मतलब स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। ठीक है। सो अब लेकिन क्या हुआ कि अमरावती में तो फार्मर्स जो है वो अपना लैंड दे चुके थे 33,000 एकड़ का, और अमरावती में जो फार्मर्स हैं उन्होंने बोला कि हमारा या तो लैंड वापस दो, आपने तो हमसे लैंड एक्वायर क्या किया है, बोल के किया है कि आप तो इसको कैपिटल बना रहे हो। तो फिर हुआ क्या कि आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स बिल 2020 में जो है वाईएसआर रेड्डी जी की गवर्नमेंट लेकर आई और कहा कि हम 3 कैपिटल सिटीज़ बनाएंगे। तो इस एक्शन के खिलाफ अमरावती के फार्मर जो हैं वो हाई कोर्ट में चले गए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ। फिर हुआ क्या, स्टेट गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे इन बिल्स में कुछ जो है प्रॉब्लम है। उन्होंने जल्दी जैसे ही जब केस चल ही रहा था हाई कोर्ट में, उन्होंने उन दोनों लेजिस्लेशंस को वापस ले लिया। ठीक है। अब जो है हाई कोर्ट ने उन
जो है लेजिस्लेशंस को क्वैश भी कर दिया, और उस क्वैश करने की वजह से जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है वो एचसी के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में गई है, जिसको ऑफ कोर्स अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं सुन सकता, बिकॉज मैंने एक टाइम पर अपने करियर में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को इस मुद्दे पर एडवाइस दिया है, तो इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट कि मैं इस केस को सुनूं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स आपके साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स जो है उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को जो है वो अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर जो है वो ग्रो हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स आपको पता है 100% एफडीआई अलाउ किया हुआ है, 100% एग्जाम्पशन मिलती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 5 ईयर्स के लिए, जीएसटी रेट को भी 18% से कम करके 5% कर दिया गया है, इंटरेस्ट सब्सिडी नेट एसजीएसटी सब रियम्बर्समेंट्स मिलती हैं, ताकि सूरत वाला रीजन जो है जो गुजरात में, वहाँ पर ये डायमंड इंडस्ट्री अच्छे से चल सके। तो लैब मेड डायमंड्स होते क्या हैं, तो अब आपको पता होगा कि इन जनरल डायमंड कैसे बनता है। जो आपका कार्बन होता है, चाहे आप उसको कोल के फॉर्म में देख लो, वो कई सालों तक बहुत ही ज़्यादा सुपर हीट जब होता है, कई हज़ारों सालों तक या कुछ सालों तक, उसके बाद जाके वो डायमंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लेकिन इतना समय तो नहीं है अब आजकल हमारे पास जितनी डिमांड है डायमंड की। तो हम क्या करते हैं, कार्बन का सीड लेते हैं, उसको ऐसे बड़े माइक्रोवेव चैम्बर में रखते हैं, उसको सुपर हीट करते हैं जब तक वो बिल्कुल प्लाज्मा बॉल के लेवल पर ग्लो होना ना शुरू हो जाए, और फिर कुछ वीक्स में ही वो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली टाइम को आपने कट ऑफ कर दिया, जहाँ पर हज़ारों साल लगने थे डायमंड बनने में कार्बन से, उसको आपने कम करके कुछ हफ्ते में कर दिया, आर्टिफिशियली उसको गर्म करके आपने डायमंड बना दिया। ठीक है, तो ये कोई लैब मेड डायमंड जो है वो ओरिजिनल डायमंड से कोई फ़र्क नहीं है, बस वो नेचुरली नहीं बना है, वो एक लैब में बना है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है कि एक तो आपका टाइम बचता है। ठीक है, आपको हज़ारों सालों की वेट नहीं करनी पड़ती, डायरेक्टली आपको कैपिटल जो है भी कम लगती है, क्योंकि आप माइनिंग अगर करोगे आप, उसमें तो बहुत लेबर इंटेंसिव है, बहुत ही खतरा भी होता है, खासकर कन्फ्लिक्ट जोन्स में ऐसे जो है ये माइनिंग की जाती है। तो एज़ कम्पेयर टू दैट लैब में डायमंड बनाना आसान होता है। ठीक है, तो इंडिया में केमिकल वेपर डिकम्पोजिशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, प्योरेस्ट टाइप ऑफ डायमंड्स इससे बनते हैं। ठीक है, तो जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका के कहना है कि लगभग टोटल एनुअल सेल जो लेबोरेटरी डायमंड्स की इस टाइम पर $100 बिलियन से ऊपर पहुंचने वाली है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूरत जो है वो वर्ल्ड की इंडिया के हम कह सकते हैं, या फिर वर्ल्ड की भी कह सकते हैं कि डायमंड कैपिटल है। अगर हम देखें कि दुनिया में 10 डायमंड है, तो उसमें से 9 ऐसे डायमंड होंगे जो कि सूरत में पॉलिश किए होंगे। ठीक है, 25 से 30% जो डायमंड जो पॉलिश हो रहे हैं यूनिट में, वो यूनिट्स में जो है सूरत के, वो इस टाइम पर लैब ग्रोन डायमंड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लाइफोसेट। तो ये आपके इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को जो है कुछ जो है उन्होंने रिसेंटली ग्लाइफोसेट को रिस्ट्रिक्ट के यूज़ को रिस्ट्रिक्ट किया है, क्योंकि इसको हम एक एज अ हर्बिसाइड यूज़ करते थे, लेकिन ये देखा गया कि इससे हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के ऊपर। ठीक है, तो ग्लाइफोसेट एक ऐसा हर्बिसाइड है जो कि वीड्स और ग्रासेस को किल करता है, और ये क्या करता है कि प्लांट ग्रोथ में के एक एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है कि उस प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, खासकर वीड्स की। ठीक है, तो ग्लाइफोसेट का यूज़ जो है सिर्फ टी क्रॉप या फिर नॉन क्रॉप एरियाज़ के लिए ही जो है वो किया गया था, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी जो है टीम की वजह से जो है इसकी कंजम्पशन जो है वो ह्यूमंस में भी आने लगी, और इसका जो है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया जाने लगा पैडी फील्ड्स में भी फार्मर्स द्वारा, ताकि उसमें भी वीड्स ना आ पाएँ। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि आपके जो है ये फूड चेन में आ सकता है, तो इसलिए कहा जा रहा है इसको बैन करने की का ट्राई जो है वो इसके यूज़ को रादर रिस्ट्रिक्ट करने का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने जो है वो फैसला लिया है। ठीक है, होता क्या है ऑफ कोर्स यही, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया कि अर्थवॉर्म्स के थ्रू जो है ये ग्लाइफोसेट जो है वो आपके फूड चेन में ट्रैवल करता है, लॉन्ग टर्म ये हेल्थ के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज डालेगा हमारे। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिया वाटर वीक। तो ये आपके इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है उन्होंने अभी 7th एडिशन ऑफ इंडिया वाटर वीक को रिसेंटली इनाग्रेट किया है। तो ये आइडिया जो है पहली बार 2012 में जो है वो कंसेप्चुलाइज किया गया, इनिशिएटिव है ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। तो इस साल जो है 7th इंडिया वाटर वीक मनाया गया, जिसका थीम है वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी। तो इसको ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करती थी, जिसका नाम ऑफ कोर्स अब आपको पता ही है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो चुका है। इस बार 2022 में डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड जो है वो पार्टनर कंट्रीज़ की तरह के जो है बनकर इंडिया के साथ इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एसेक्लोफेनेक।
तो ये आपके इन्वायरमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली डिमांड किया है कि जैसे डिक्लोफेनाक को बैन किया है वैसे ही एक्लोफेनाक को भी बैन कर दिया जाए। तो एक्लोफेनाक जो है वो एक प्रो ड्रग है जो कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इन्फ्लेमेटरी ड्रग डिक्लोफेनाक के ही तरह है। इसको जनरली हम वाटर बफेलोज को देते हैं, लेकिन ताकि उनमें जो इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है या उनको बीमारी जो है दर्द वगैरह होती है जो उसका उससे इजाद पाया जा सके। लेकिन होता क्या है, जब बफेलो मर जाती है और फिर वल्चर्स उसके ऊपर जब फीड करने के लिए आते हैं, तो वल्चर्स जब इस बफेलो को कंज्यूम कर रहे हैं तो उनके अंदर ये ड्रग चला जाता है। तो लाइक डिक्लोफेनाक, डिक्लोफेनाक का आपको पता होगा, डिक्लोफेनाक भी जब वल्चर कंज्यूम करता है तो उससे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो डिक्लो ये देखा गया कि 99% जो है वल्चर्स की डेथ जो है वो डिक्लोफेनाक से होती थी। और अब ये देखा जा रहा है रिसर्च में कि एक्लोफेनाक भी खुद को डिक्लोफेनाक में कन्वर्ट कर लेता है, और उससे क्या होता है कि ये जो है वल्चर्स के लिए टॉक्सिक है और उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो डिक्लोफेनाक भी यही है, ऑफ कोर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, और इसका यूज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट बैन कर चुकी है 2006 में, क्योंकि ये 99% वल्चर्स की डेथ के कॉज बन चुका था। और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाती थी वल्चर्स की, बिकॉज वो जो भी जिस भी एनिमल के ऊपर जो है वो ये स्कैवेंज कर रहे होते थे, उससे क्या होता था कि उसमें उनकी बॉडी में जब ये डिक्लोफेनेक होता था तो वो कंजम्पशन हो जाती थी वल्चर्स की, और वो वल्चर्स जो है वो उस ड्रग की वजह से मर जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कश्मीर सैफरन, इकोनॉमी के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने रिसेंटली स्टूडेंट्स को और लोकल फार्मर्स को जो है वो ज्वाइन करने को कहा है सैफरन फेस्टिवल, जो कि लादू एरिया में जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कश्मीर सैफरन बहुत ही यूनिक है, लॉन्ग होता है, थिक होता है, नेचुरल डीप कलर होता है इसका, डीप रेड कलर होता है, इसकी अरोमा बहुत फेमस है, बिटर फ्लेवर होता है, केमिकल फ्री इसकी प्रोसेसिंग होती है, और ये ऐसा सैफरन है जो अकेला है वर्ल्ड में जो कि 1600 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक की हाइट पर इसको उगाया जा सकता है। तो पामपोर रीजन जो है कश्मीर का, उसको हम सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। बहुत ही प्रेशियस और कॉस्टली प्रोडक्ट है। इवन यूनियन गवर्नमेंट ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन भी इसकी शुरू कर दी है, ताकि जो सैफरन ग्रोन जो है कश्मीर वैली में उसकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके। इवन हमने नेशनल मिशन ऑन सैफरन भी जो है वो निकाला है ताकि इसकी फार्मिंग को हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is smiling sun. This topic is important for your science and tech section. So recently you may have seen it on the TV also, that the Twitter handle of NASA has shared a sun which was seemingly smiling. So actually it was not smiling, but the pattern of the coronal holes were in such a way that it appeared to be smiling. Okay, so there were two eyes, there were two dark spots adjacent to each other, and then there was a very big pattern which was mimicking lips, and of course made by these coronal holes. So that's why it was looking as if the sun is laughing. Okay, if you have not seen it, just google this image, smiling sun, then you would find it very amusing, and you would find it very surprising that this pattern has emerged and the sun is seemingly smiling. Okay, so anyways, what is coronal holes? So actually these are the regions on the surface of the sun where the fast solar wind gushes out into the space, and because this particular region, these coronal holes, they contain little solar material, that's why they are much darker in appearance as compared to the other parts of the sun. Okay, so basically the magnetic field is open to interplanetary space. So through the solar storms, the magnetic field travels into the solar system, and it is not a unique phenomena. It happens anywhere on the sun. It is not a permanent phenomena. These this coronal holes may change. They may even change their patterns, and they can last for a few weeks to months or even for years. So it is not a unique phenomena. Okay, so why do we study them? Because it also impacts certain things on earth. How? Let us also see that. So actually in 2016 we saw a 6 to 8% of the total solar surface area was captured by these coronal holes. And when they eject the solar coronal mass ejections, when they happen, they form into a solar storm, and when they interact, when they reach the earth's surface, or when they reach the magnetic field of the earth, they interfere with the magnetic field of earth. And because of that, because our satellites are uh, aligned to the geomagnetic field of the earth, that's why
These solar storms start interfering into they start creating a disturbance into the magnetosphere of the earth, and it affects the radio and GPS signals when they travel through this layer of this atmosphere. So basically our communications get disrupted. Okay, so the next topic is AD1 missile. This topic is important for your security section. So DRDO has recently successfully tested the maiden flight test of phase 2 ballistic missile defense interceptor, that is the AD1 missile. So it is of course a long range interceptor missile which is suitable for both low exo-atmospheric and endo-atmospheric interception of long range ballistic missiles as well as aircrafts. So basically it is a two-stage solid, it is having a two-stage solid motor, and it is indigenously developed, it has indigenously developed advanced control system, navigation and guidance algorithm. So basically these missiles are meant to save us from incoming missiles of the enemy. Okay, so for example, these missiles will be deployed around Delhi, so that Delhi can be protected in case of an aggression by any enemy from our borders, northern border or any western border. So the relevance or the importance of this defense system, this ballistic defense system, was realized in the year 2000 after Kargil war, and at that time Atal Bihari Vajpayee ji's government gave a green signal to this program, ballistic missile defense program, but it was supposed to be finished by 2006. But then of course the UPA 1 government came, and due to certain reasons it got so delayed that the first phase of this program um, got completed only in January 2020. Okay, so that's a matter of shame for us, because we have made so many delays to this very important program. But anyways, now this the first phase is completed, and now we are into the second phase. Once this would be completed, when then we would be able to protect our key installations or key cities from incoming ballistic missiles of the enemy. Okay, so it is kind of this AD1 and AD2, they are kind of US third system, the terminal high altitude area defense missile system, and these missiles will travel at hypersonic speeds, and they will have a scan capability of over 1500 kilometers, and they will successfully intercept the target, and they will neutralize that target into the exo-atmosphere. Okay, so as to protect the city or the key installations from the enemy's target. So the next topic is Mangad Dham. This topic is important for your art and culture section. So PM Modi has recently called for preparing a roadmap to develop this Mangad Dham in Rajasthan's Banswara district as a tribal destination. So this is basically this Mangad Dham is situated on the near the Rajasthan Gujarat border, and it is very famous for the massacre of Bhil tribal group in 1913 by the British Indian Army. So that's why PM Modi has declared that Mangad Dham should be declared as a national monument, and it is a symbol of bravery and sacrifice of tribals. And what happened in Mangad Dham massacre in November 1913, the British Indian Army started indiscriminately firing upon the Bhil protesters who were demanding abolition of bonded labor. So they were led by Guru Govind Giri, and approximately 1500 Bhil tribals and forest dwellers died in this incident, and it came to be known as the Mangad massacre. Okay, so it is similar to Jallianwala Bagh massacre, and that's why the government wants to build this Mangad Dham as a national monument. Okay, so what is Bhil tribe? So Bhil tribes are basically one of the oldest tribes in India. Once they were the rulers in parts of Rajasthan, Gujarat, Malwa, Madhya Pradesh, and Bihar region, and they are by region they are Hindus. So the next topic is issues of Andhra Pradesh, three capitals. This topic is important for governance section and polity section, of course, also. So recently, Chief Justice of India has recused himself from hearing appeals, which was filed by Andhra Pradesh government against the AP High Court judgment, which has quashed the three capital system in the state. So you know that already when in 2014, Andhra Pradesh was divided into Andhra Pradesh and Telangana. It was decided that the Hyderabad would serve as the joint capital of the two states for 10 years, and after 10 years, Andhra Pradesh would have its separate capital. Okay, so Amaravati, of course, became the capital, but how? Let us also see the background for that.
When the Andhra Pradesh was divided, the central government formed a committee under the chairpersonship of former Home Secretary K. Shiva Ramakrishnan ji, and this committee advised that there should be not just one capital, but we should follow a decentralized approach and divide the capital city into three zones, so that an assembly would be in one region, a secretariat it would be in one region, chief minister's office and the government would be in one region, of course in one city, but the zones would be different. Okay, so it was the mandate, but the mandate changed, the electoral mandate changed, and the new TDP government came into power in Andhra Pradesh, and they decided that instead of having three capitals, they would have just Amravati as the capital of Andhra Pradesh, and they ignored the recommendations made by the Shiva Ramakrishnan committee. Okay, so Amravati, for making the capital Amravati, the AP Capital Region Development Authority was formed, and it even acquired 33,000 acres of fertile land from the farmers of Amravati for the development of the state capital. But then, of course, the new government came, a YSR Reddy government came, and they revived the idea of three capital cities, whereby executive capital would be at Visakhapatnam, judicial capital, that is the High Court seat, would be at Kurnool, and the legislative capital, that is the State Assembly, would be at Amaravati. But then, of course, this triggered massive protests from the farmers of Amaravati, whose lands were taken. So they even when the Andhra Pradesh government introduced this Andhra Pradesh Decentralization and Inclusive Development of All Regions Bill to establish these three capitals, the farmers of Amravati got furious, and they moved to High Court challenging the two acts that the Andhra Pradesh government introduced to establish three capitals. So this is the legal battle between farmers of Amravati and the state government. So the High Court has quashed these two bills, and now the Andhra Pradesh government has moved to the Supreme Court against the order of High Court, in which the farmers of Amravati are party to the case. Okay, so the next topic is lab grown diamonds. This topic is important for our science and tech section. So Union Minister of Commerce and Industry has appreciated the Gujarat government for spearheading several wide ranging initiatives to promote the lab grown diamond sector. So of course, apart from 100% FDI, which has been allowed in this sector, 100% exemption on electricity duty for 5 years, and the reduction of GST rates, interest subsidy, and as GST reimbursement, lab made diamonds have emerged as a lucrative business for the diamond merchants. So what are lab made diamonds? You know that how diamonds are formed. Basically, when carbon is heated at such a or superheated at such a high level for so many years, then it forms itself into a diamond. But currently the demand of diamond far exceeds the availability of diamonds. So what we are doing now these days, we are making lab made diamonds. So instead of waiting for thousands of years, what we do now is we place a carbon seed in a microwave chamber, of course a bigger microwave, not your home microwave, but it is superheated at such a high level that it starts glowing like a plasma ball. When it starts glowing like a plasma ball at such a high heat level, these particles of the carbon starts crystallizing themselves into diamonds in few weeks. So instead of waiting for thousands of years, we are now creating diamonds in few weeks. Apart from saving the time, it is also saving the cost and the risk. You know that otherwise when you are going for mining of diamond, there are certain risks, capital risks, labor intensive. This is a labor intensive industry, so labor risks are also there. So instead of going through all that through all those issues, now the companies are preferring lab made diamonds. Okay, so in India we follow this chemical vapor decomposition technology, which certifies that it will give the purest type of diamonds. So as per the Gemological Institute of America, almost $100 billion worth of laboratory diamonds will be sold in the next few years, which is of course just $20 billion today. So Surat, you know that it is a diamond capital of the world. 9 out of 10 diamonds in the world are estimated to be polished in Surat, and almost 25 to 30% of diamond polishing units in Surat are currently servicing the lab-grown diamonds. So the next topic is glyphosate.
This topic is important for environment section. So Union Agriculture Ministry has recently restricted the use of glyphosate, which is a widely used herbicide, and it is found to be impacting the health of the humans and animals. Actually, it was used as a herbicide to kill certain weeds and grasses, and it was used only for tea crop and non-crop areas for control of weeds, but its consumption started increasing in states where even the tea crop was not present, especially in the paddy fields by farmers. So when it was indiscriminately being used, the this glyphosate started coming into our food chain, and that's why it is coming into the humans and even animals, and it is harming the health of both species. So the next topic is India Water Week. So recently, this topic is important for our environment section. So President Draupadi Murmu ji has recently inaugurated seventh edition of India Water Week. This concept was conceptualized by the Ministry of Water Resources. Now, of course, it is called the Ministry of Jal Shakti for the first time in 2012. And this year the theme is water security for sustainable development and equity. And this year the partner countries are Denmark, Singapore, and Finland. So the next topic is aceclofenac. So this topic is important for your environment section. So Indian Veterinary Research Institute has recently demanded that we should also, apart from diclofenac, we should also ban aceclofenac, because it is also metabolizing itself into diclofenac. Okay, so aceclofenac is also a similar drug as like that of diclofenac. It is an anti-inflammatory drug, and it is used in water buffaloes for anti-inflammation purposes. But when these water buffaloes die and the vultures start scavenging upon them, this aceclofenac travels into vultures and it converts itself into diclofenac, and soon, and then because it is toxic for the vultures, they start dying. Okay, so what is diclofenac? Of course, it is also an anti-inflammatory drug. It has already been banned for veterinary use since 2006, and it was found to be the main cause of dramatic decline of vulture population. Almost 99% of vulture population across Asia died because of this particular drug. Okay, so accidental poisoning of vultures through this drug was realized as the main cause of death in vultures. So the next topic is Kashmir saffron. This topic is important for your economy section. So recently, Kashmir Tourism Department has invited students and local farmers to join the saffron festival, which has been organized in Ladu area, so that they can be highlighted that how the saffron cultivation occurs. So you know that Kashmir saffron is very famous. It has long and thick stigmas. It is a naturally deep red color. It has natural deep red color. It has high aroma, bitter flavor. It goes through chemical free processing, and it is the only saffron in the world which can be grown at an altitude of 1600 to 1800 meters above the sea level, of course. Pampur region in Kashmir is known as the saffron bowl of Kashmir, and in 2020 Union government also issued a certificate of GI tag or GI registration to saffron which is grown in the Kashmir valley. Okay, so even the government has also launched this national mission on saffron, so that farming techniques of saffron cultivation can be improved. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.